जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं शेखावट यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 बोटनी सेमेस्टर सेकंड का कंप्लीट मॉडल पेपर ले आया हूं। और जो दोस्त पहली बार अपने चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में आए। मॉडल पेपर का मतलब है आपके पेपर में छपने वाले वो क्वेश्चन जिसकी लाइनें चेंज हो सकती है, आंसर वैसा का वैसा रहेगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। और पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर लिखिए। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अगर अलग से पूछे तो भी बता सकते हो, और यूकैरियोटिक अलग से पूछे तो भी बता सकते हो। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हम लिखेंगे यहां आद केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, विदाउट मेम्ब्रेन केंद्रक होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिकांगों का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड कोशिकांग पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो, चाहे राइबोसोम की बात हो, चाहे गोल्गी काय की बात हो। अब राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यहां जो राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का होता है, और यहां जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। प्रकार के राइबोसोम होते हैं 70 और 80S, तो एस प्रकार से क्या होता है, बंटवारा होता है। वही बात करें कोशिका के अंगों पर लेख लिखिए, तो कोशिका के बहुत सारे अंग है अपने पास में। तो कोशिका के अंगों की सूची की बात करें तो आपको देखो इंपोर्टेंट से बता देता हूं मैं। सबसे पहले बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। ऊर्जा है तो शरीर है, शरीर है तो ऊर्जा है, ये चाहिए हमें। दूसरा हम बात करें गोल्जी बॉडी, अगर परिवहन करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हम बात करें ईआर की बात कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर सकते हैं। अगर हमें कोशिका के अंगों को या कोशिका को हमें क्या देना है, यांत्रिक सहायता देनी है, तो क्या चाहिए, ईआर चाहिए। अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का होता है। इसके अलावा अगर हमें नियंत्रण वगैरह करना है तो हमें क्या चाहिए, वैक्यूल चाहिए। वैक्यूल्स जो है अधिकतर प्लांट में पाई जाती है, लेकिन कुछ वैक्यूल्स किस में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, जहां हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो न्यूक्लियस का जिक्र भी हम यहां पर करेंगे, तो न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो इन सब के बारे में आपको कहां बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, वेल डिफाइंड तरीके से। इनकी संरचना बतानी है, इनके कार्य बताने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास को बताना है। टोटल चीजें डिफाइन करके हमारा एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें बेटा टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी में देखो कोशिका चक्र क्या है समझाइए, एक्सप्लेन करना है, सेल साइकिल को करना है। और जब सेल साइकिल का जिक्र होता है तो सेल साइकिल को दो भागों में बांटते हैं अपन। एक तो हमारे पास में होता, एक तो क्या होती है अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज अवस्था कहते हैं अपन, और दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास में दूसरी होती है बेटा एम्प्रावस्था। अब सूत्री प्रावस्था और अंतरावस्था में जिक्र क्या है, तो सिंपल बात समझो, अंतरावस्था को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक जीवन होता है, एक एस होता है, और एक क्या होता है बेटा जी2 होता है। जीवन के साथ में क्या होता है, जी0 होता है। अब जीवन को आपको बताना है, एस को बताना है, जी2 को बताना है, और उसके बाद में एम प्रावस्था को बताना है। फिर एम के दो पोर्शन कर देंगे अपन, एक हम करेंगे कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन प्रावस्था, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा जहां पे केंद्रक विभाजन प्रावस्था हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे दूसरी अगर हम बात करें तो अपन कोशिका द्रवयी प्रावस्था की बात कर सकते हैं, कोशिका द्रवयी प्रावस्था की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। अब सीधी बात है कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो चार प्रावस्था होगी, एक प्रोफेज होगा, एक मेटाफेज होगा, एक यहाँ पे एनाफेज होगा, और एक यहाँ पे टीलोफेज होगा। तो ऐसे करके चार प्रावस्थाएं होंगी, इन चारों प्रावस्थाओं को बताना है। फिर आपको कोशिका द्रव्य प्रावस्था का बंटवारा बताना है, तो ये कोशिका चक्र आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर बात है। अब बात करें माइटोसिस व म्यूसिस, तो हम माइटोसिस की बात करें तो समसूत्री विभाजन की बात करेंगे, म्यूसिस की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे, जहां पर कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाए बेटा, डबल हो जाए। क्या हो जाए, डबल हो जाए। एक का दो हो जाए, दो का चार हो जाए, चार का आठ हो जाए, तो वो तो माइटोसिस है। और जहां पर एक की आधी हो जाए, दो है तो एक हो जाए, चार हो तो दो हो जाए, वो किसकी बात करेंगे, म्यूसिस की। लेकिन म्यूसिस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। फर्स्ट में आधी होती है, सेकंड में वापस से क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इसके बाद में प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल की बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है, सेल मेम्ब्रेन के लिए मॉडल की बात करें तो तीन मॉडल दिए गए थे। एक मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दो, तो दूसरा भी बहुत कम पूछा जाता है। एक है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाएगा बेटा तरल मोजेक मॉडल, और इसको पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तरल मोजेक मॉडल पढ़ लेना, सर्वमान्य मॉडल है, सिंगर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सैंडविच मॉडल आता है, जिसे अपन द्विस्तरीय मॉडल भी कहते हैं, सिंगर निकोलसन का मॉडल भी कहते हैं। पढ़ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हो जाते हैं। भाई दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरे यूनिट में हम जेनेटिक्स की तरफ चलेंगे। मेंडल के नियमों को समझाइए। मेंडल के नियमों की बात करें तो मेंडल के तीन नियम थे बेटा अपने पास में। पहला नियम जो था वो प्रभाविकता का था। किसका था, प्रभाविकता का नियम था, जिसके अपवाद हमारे पास देखने को मिले थे, तो अपवाद भी आप बता सकते हो। दूसरा आपको बताना है बेटा पृथक्करण का नियम। क्या बताना है, पृथक्करण का नियम बताना है। और इसके अलावा हम तीसरे नियम की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अलग से भी पूछता है आपसे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को एक जैसे करके रख दिया। तो तीनों नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है। अपवाद के आधार पर प्रभाविकता है, बंटवारे के आधार पर पृथक्करण, और फिर स्वतंत्र तो है ही है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कोशिका द्रव्यी वंशागति को समझाइए, तो कोशिका द्रव्यी वंशागति दो जगह पे काम आती है। एक हमारे क्लोरोप्लास्ट के लिए काम होती है, किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए, और एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्योंकि दोनों के पास में सेल्फ क्या होता है, अपने पास में डीएनए होता है। तो ये कोशिका द्रव्यी वंशागति में क्या लेती है, भाग लेती है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा हम बात करें, टिप्पणी में एपिस्टेटिस आ जाता है, जो किसी जीन के गुणों को क्या, लक्षणों को क्या करे, दबा दे, एपिस्टेटिस है, उसके बारे में बताना है। लिंग निर्धारण की बात करें तो आपको यहां से मानव के लिंग निर्धारण की बात पूछ सकता है आपको, और मानव के लिंग निर्धारण की बात होगी तो XX और XY की बातें आपको बतानी है। किस प्रकार से लिंग निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से नर व मादा की पहचान की जाती है, वो बताना है। अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर आपसे पक्षी का लिंग निर्धारण भी पूछ सकता है, तो दो है, दोनों को आपसे यहां से पूछ सकता है। इसके अलावा याद करना बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में अंतर बताना है। तो बेटा सिंपल सी बात याद रखो, डोमिनेंस अलग से भी आ सकता है, और यहाँ पे आपको एबीओ एलिल्स के बारे में क्या करना है, याद करना है। और एबीओ एलिल्स की मैं अगर बात करूं बेटा, तो 6 होते हैं अपने पास में। आईए होता है, तो आईबी लिख सकते हैं। इसके बाद में आईबी होता है, तो इसे हम आईबी लिख सकते हैं। इसके अलावा आईबी भी होता है, और इसके अलावा आई भी होता है। तो 6 होते हैं, तो इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कप्पा कण पूछेगा, तो कप्पा कण जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम में पूछेगा, और पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में क्या बताना है, कप्पा कणों को बताना है। तो ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से हो जाते हैं सेकंड यूनिट के अपने पास में, तो याद रखना बेटा। इसके अलावा हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में देखो पहला क्वेश्चन आता है बेटा न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है अपने पास में बेटा विपथन से। किससे होता है, विपथन से होता है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है बेटा संख्यात्मक। क्या हो गया, संख्यात्मक। क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन को बताना है, जहां पे आपको यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के ऊपर बताना है। जहां एक सेट के अंदर कमी, गुणसूत्रों के सेट में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। जहां केवल एक ही गुणसूत्र की कमी व वृद्धि हो सकती है, इनको आपको यहाँ पे बताना है संख्या के आधार पे। इसके अलावा लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर को समझाइए। लिंकेज की परिभाषा, लिंकेज के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को आपको बताना है, जहां पर एक साथ गुणसूत्र, एक साथ जीन जो है चले जाए, क्रॉसिंग ओवर के अंदर जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा टिप्पणी लिखिए, संरचनात्मक गुणसूत्रीय वितरण। यहाँ पे देखो वहां संख्या की बात कर रहे थे, यहाँ की संरचना के आधार पे विपतन को आपको बताना है।
इसके अलावा उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन के प्रकार बताने हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन बताना है आपको। यहाँ पे सडनली जो परिवर्तन होता है उसे अपन उत्परिवर्तन कहते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा रासायनिक व भौतिक उत्परिवर्तन में आपको अंतर बताना है, यानी कि केमिकल म्यूटेशन व फिजिकली म्यूटेशन में क्या डिफरेंस होगा, उनको यहां एक्सप्लेन करना है। तब जाकर के हमारा थर्ड यूनिट के क्वेश्चंस रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद में हम क्वेश्चंस की बात करें, फोर्थ यूनिट की बात करें, तो फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन है बेटा, पादप प्रजनन क्या है, उद्देश्य भी बताइए। प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सीधी बात हम ये कह सकते हैं, उच्च विकसित पादप प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, पादप प्रजनन की आवश्यकता है। अब इसके मेन उद्देश्य आपको बताने हैं, किताब में आपको मिल जाएंगे, तो ये हमारा एक क्वेश्चन रेडी हो जाता है। दूसरे बाद में बात करें स्वपरागित एवं परपरागित, यानी सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हमें संकरण तकनीक को समझाना है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को यहां पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तब जाकर के हमारा दूसरा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर। इसके बाद में हम बात करें टिप्पणी लिखिए, तो टिप्पणी के अंदर पहला क्वेश्चन आएगा उत्परिवर्तन प्रजनन, यानी म्यूटेशन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, या म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन की बात करें नर बंध्यता व इसका महत्व बताना है, यानी कि मेल स्टेराइल फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे बताना है, इसका महत्व बताना है। ठीक है, इसके अलावा अंतः प्रजनन अवसाद व संकर बल में अंतर आपको बताने हैं। तो यूनिट फोर्थ के ये क्वेश्चन भी आपके पास में क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। और इस प्रकार से कंप्लीट 4 यूनिटों के मेन क्वेश्चन हमने बात कर ली है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ने हैं और एग्जाम में छाप के आने हैं। क्वेश्चन जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आंसर वैसा का वैसा ही रहेगा बेटा आपका। और जो हमारे चैनल में पहली बार आया है वो हमारे चैनल को देखो सब्सक्राइब करे, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए हर रोज नए नए एफर्ट्स लेके आता है, नए नए पेपर्स लेके आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट नोट्स, और वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए खरा उतरता है हर एक सवाल पे। तो शुरू करें, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और चाहते जाते मैं कहूंगा वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए, प्रेस करें, घंटा को टन दे से दबाए, नोटिफिकेशन पहली बार आपके पास में आए। ठीक है, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, जीवन में मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है, ये गीता में भी लिखा हुआ है, महाभारत की लाइन भी है।